हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम छठी क्लास के एनसीईआरटी के विज्ञान का पहला अध्याय देखेंगे, भोजन के घटक। क्या है हमारा पहला अध्याय? भोजन के घटक। तो भोजन के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे और उन्हें पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे तरह से, उसके बाद हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ का मतलब ही होता है कि जो भोज्य पदार्थ को हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजन के बारे में भी हमने बताया था। ठीक है, अब भारत क्या है? एक देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न राज्य हैं और सभी राज्य में अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग व्यंजन। व्यंजन का मतलब हो गया कि कई तरह के वैरायटी के भोजन को ही व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम मानचित्र में अंकित किया था। ठीक, अब कह रहा है कि एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। एक प्रकार का भोजन में क्या हो सकता है? भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। अब हमसे कह रहा है कि दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इस सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा ले। विविध का मतलब होता है अलग अलग तरीके का भोजन। ठीक है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। ठीक है, जैसे खाना का जो विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन है उनका क्या होता है कि खाने का या वितरण का एक आधार होता है कि प्रोटीन किस में है, कार्बोहाइड्रेट किस में है, विटामिन्स किस में है। ये सब भी इसी के माप के आधार पर हम व्यंजनों को बांटते हैं। अब हमसे कह रहा है कि हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव शरीर के लिए विशेष प्रयोजन के लिए कोई भी कार्य करने के लिए या जिस भी कार्य करने के लिए तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? तो भोजन से मिलती है। इसीलिए हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्रियाकलाप 1 में क्या कह रहा है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में, ठीक है, दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल होता है। अब कह रहा है हमसे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। प्रत्येक व्यंजन क्या होता है? एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों से प्राप्त होता है। पादप का यहाँ पर मतलब होता है पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पादप होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि सारणी 1.1 में विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के कुछ भोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्र है, राज्य है। अब पंजाब है, पंजाब, तो पंजाब में क्या अन्न का व्यंजन क्या है? मक्के की रोटी। दाल या मांस का व्यंजन क्या है? राजमा। सब्जियां क्या है? सरसों का साग। अन्य व्यंजन क्या है? तो दही और घी। आंध्र प्रदेश क्या है? राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ अन्न का व्यंजन क्या है? चावल है। दाल या मांस का व्यंजन क्या है? अरहर की दाल एवं रसम है। ठीक है, सब्जियां में क्या आता है? कुंदरू आता है। अन्य व्यंजन क्या है? मट्ठा, घी और अचार। यहाँ पर एक और चीज़ हम सीख सकते हैं कि पंजाब जानते हैं, पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, ये भी याद कर लीजिएगा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है?
अमरावती, अमरावती। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब में क्या अन्य व्यंजन है? मक्के की रोटी है। मांस या दाल में क्या है? राजमा है। सब्जी में क्या है? सरसों का साग है। अन्य व्यंजन क्या है? दही घी है। आंध्र प्रदेश में क्या है? अन्य का व्यंजन चावल है। दाल या मांस का व्यंजन क्या है? रसम है। अरहर की दाल है। सब्जी में कुंदरू है। मट्ठा, घी, अचार क्या है? अन्य व्यंजन है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है जंतुओं से मिलते हैं कुछ पाद, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? कुछ पादपों से मिलते हैं, कुछ जंतुओं से मिलते हैं। पादप का मतलब मैंने समझाया कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें पादप कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि इस कच्ची सामग्री के संघटक हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। शरीर में हमारे जो पोषक मिलते हैं उन्हें क्या हम वो कहते हैं? पोषक कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज और लवण है, ठीक है। मेनली हमारे भोजन में मुख्य 5 पोषक तत्व होते हैं। वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज और लवण, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश एक वर्ड आया, तो हम जान लें कि रुक्षांश क्या होता है। तो रुक्षांश जो होते हैं, रुक्षांश क्या है? तो आहारी रेशे को हम लोग रुक्षांश कहते हैं। क्या है? आहारी रेशे होते हैं। आहारी रेशे को हम लोग क्या बोलते हैं? रुक्षांश बोलते हैं। आहारी रेशे ही क्या है? रुक्षांश कहलाता है। इसका हमारे भोज्य पदार्थ में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन अहम जरूरी है, हमको खाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है? रुक्षांश से हम लोगों को कि जैसे हमारे खाने में पूरी पादप से होती है, ठीक है। ये हमको कहाँ से मिलती है? आहारी रेशे पादप से मिलती है। जैसे मान लीजिए साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल सब और सब्जी हैं, उसमें रेशे होते हैं, वही क्या है? रुक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जल भी शामिल है। इस 5 पोषक तत्वों के बाद हम लोग रुक्षांश लेते हैं और क्या? जल भी हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में लिखें। अब कह रहा है कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। आयोडीन क्या है? तत्व है। आयोडीन क्या है? तत्व है। इसका संकेत क्या होता है? आई होता है। संकेत क्या होता है? आई होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ये भी याद रखिएगा आप। कास्टिक सोडा का क्या होता है? KOH होता है। कास्टिक सोडा ये क्या है? रासायनिक फार्मूला होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है? आयोडीन तत्व है, कॉपर सल्फेट यौगिक है, कास्टिक सोडा भी क्या है? एक यौगिक है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि आपको कुछ प्रश्नली तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। प्रश्नली का मतलब होता है कि एक प्लास्टिक या शीशे की बनी हुई एक पतली सी सुराही जो होती है, एक नली होती है, उसी को हम लोग प्रश्नली कहते हैं। प्रश्नली जो समझ सकते हैं कि इस प्रकार की रहती है, ठीक है। ये क्या है? यही प्रश्नली होती है, ठीक है। इसको क्या हम बोलेंगे? प्रश्नली बोलेंगे। क्या? प्रश्नली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है और ड्रॉपर क्या होता है कि आपने देखा था, हम लोग बचपन में दवा खाते थे, तो जो छोटा बच्चा होता है वो दवा को अच्छा से पी नहीं सकता है, तो उसको ड्रॉपर के द्वारा हम लोग उसके मुंह में कुछ दवाई के बूंदे डालते थे, वही ड्रॉपर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन परीक्षणों को
पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इन सारणी के कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि रसायन जो है वो हानिकारक भी हो सकते हैं हमारे सेहत के लिए, इसीलिए यहाँ पर हमको मना किया गया है खाने से और चखने से। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट है उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो मड तथा शर्करा के रूप में। अब देखिए हमको आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रखनली में कुछ बूंद टिंजर आयोडीन की मिला दीजिए। आयोडीन को लेना है, उसको क्या करना है? विलयन बना लेना है। सॉल्यूशन विलयन लिक्विड टाइप का बना लेना है। उसमें क्या करना है कि कुछ बूंदे आयोडीन का डाल देना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल से बन जाता है। अब कह रहा है आगे 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि किसी खाद्य पदार्थ मड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब मड का कैसे परीक्षण करना है ये हम देखते हैं। मड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प का मतलब क्या हो जाता है? थोड़ा। तो हमको क्या करना है? थोड़ा सा जो है कि मड का हमको खाद्य पदार्थ लेना है और मड का परीक्षण करना है। कह रहा है उसके बाद इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। कितना डालना है? 2 या 3 बूंद डालना है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। और जो खाद्य पदार्थ में हम 2-3 बूंद आयोडीन विलयन के डालेंगे तो उसमें क्या रंग में परिवर्तन आ रहा है वो हमको देखना है। आगे कह रहा है कि क्या यह नीला या काला हो गया? अब वो विलयन नीला या काला हो गया तो यह नीला या काला रंग मड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब खाद्य पदार्थ में जब हम 2 या 3 बूंद आयोडीन विलयन के डालते हैं, अगर खाद्य पदार्थ नीला या काला हो जाता है तो ये क्या दर्शाता है? मड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। अब आगे क्या है? प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्या है? प्रोटीन के लिए परीक्षण। हमने मड के लिए परीक्षण देख लिया, अब हम प्रोटीन के लिए परीक्षण देख रहे हैं। कह रहा है प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो आपको उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। अगर खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसको क्या करना है? उसका पेस्ट बना लेना है या चूर्ण बना लेना है। ठीक है, अब कह रहा है कि खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली में, अब मैंने देखा है तो प्रखनली में क्या करना है? उस पेस्ट को या चूर्ण को क्या करना है? थोड़ा डाल लेना है। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाए। अब उसमें क्या करना है? प्रखनली में 10 बूंद जल डालकर उसको अच्छी तरह से हमको मिला लेना है। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन का, कितना? 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन का, 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन का डाल लेना है। ठीक है, अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दे। आपने क्या देखा? क्या प्रखनली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया? बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, बैगनी रंग क्या दर्शाता है खाद्य पदार्थ में?
प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, बैंगनी रंग किसको दर्शाता है? प्रोटीन के खाद्य पदार्थ को दर्शाता। अब आगे कह रहा है कि अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं वसा के परीक्षण के लिए। ठीक है, अब वसा के परीक्षण के लिए क्या है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व। कच्चा आलू क्या होता है? मड होता है। दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मूंगफली में क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, इसी तरह से हमको बिना पका चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा, उबला अंडा का सफ़ेद भाग, ये सब पर भी हमको जांच करना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में क्या दर्शाता है? वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? हमने तीन पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब आगे कह रहा है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिला। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है अधिक ऊर्जा? वसा से अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और वसा युक्त भोजन को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत होते हैं उनके नाम दिए हैं। तो इसमें क्या क्या है? शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और कुछ नाम आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सरसों तेल, सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, सोयाबीन का तेल, ये क्या है? तो ये वसा के स्रोत है। ये क्या है? तो वसा के स्रोत हैं। ये क्या है? वसा के स्रोत हैं। ये सभी क्या हैं? वसा के स्रोत हैं। अब देखिए ये क्या है? मछली, मांस, अंडा, ये सभी क्या है? ये भी वसा के स्रोत हैं, लेकिन ये क्या है? पादप, जंतु स्रोत हैं। ये क्या है? जंतु स्रोत हैं। क्या है? जंतु स्रोत हैं वसा के।
वसा के जंतु स्रोत हैं और ये क्या हैं, वसा के पादप स्रोत हैं। क्या है, पादप स्रोत हैं। मैंने आपको पहले ही बताया पादप स्रोत का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, सोयाबीन, मूंग, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, मटर, ये सब क्या है, प्रोटीन है। आम, गाजर, ये सब क्या है, आम, गाजर, ये क्या है, विटामिन के स्रोत हैं। ये विटामिन के स्रोत है। पपीता, ये विटामिन बी के स्रोत में क्या हो जाएंगे, तो चावल, गेहूँ, यकृत। विटामिन सी के स्रोत क्या हो जाएंगे, तो संतरा हो जाएंगे, अमरूद हो जाएंगे, मिर्च हो जाएंगे, टमाटर, नींबू, आंवला, ये सब क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमको क्यों होती है, तो शरीर में वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब का आगे कह रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन का क्या काम है, ये हमारे शरीर से रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन क्या करते हैं, हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों को एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिनों को एक समूह को क्या कहेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिनों की क्या होती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आँखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से चित्र 1.9 में दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.6 से 1.9 तक दिखाया गया है। ठीक है, इसमें से आप हमेशा याद रखिएगा कुछ जैसे आपसे कोई पूछे विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है, तो मछली, अंडा। इसी तरह से आपसे विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है, तो नींबू, आंवला, मिर्च, टमाटर, संतरा, अमरूद। इस तरह से आप सब विटामिन के भी, प्रोटीन के भी स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, वसा के स्रोत, ये सबको भी कुछ आप लिखकर याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है। जैसे ये खनिज लवण को देख लीजिए। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। ठीक है, आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, दूसरे पोषकों से अधिक होती है चावल में कार्बोहाइड्रेट। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे
तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या है? रुक्षांश, जिसको हमने बोला था जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश कहलाती है। क्या है? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश की पूर्ति किससे होती है? पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। रुक्षांश हमारे शरीर को क्या करते हैं? कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूरी है। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। क्या है? आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश क्या करता है? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब आगे क्या है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने, अब आपसे पूछे अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो मूत्र और पसीना को शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब कह रहा है क्रियाकलाप 3। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कई खाद्य पदार्थों में क्या होता है? जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब क्या है? संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सामान्यतः क्या? पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब क्या है कि हमारे शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। क्या? जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस तरह के जल को क्या कहते हैं? आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना। किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली। दक्षिण भारतीय भोजन क्या है? इडली। आटे का मिश्रण, मिसी रोटी, थेपला अनाज और दालें से बना। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है।
अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज अलग हो सकते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से क्या हो जाएगा, उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं है कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः इसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, वसा क्या होगा, शरीर में जब हमारे अधिक वसा होंगे तो वो क्या होगा, मोटापा का कारण बनेगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश। ठीक है, कोई व्यक्ति भोजन क्या करेगा, भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी हो सकती है और या पेचिश भी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोगों अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कह रहा है कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग, ये हमेशा आपको याद रखने होंगे। ठीक है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग, विटामिन अभावजन्य विकार ने रोग और लक्षण। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता,
लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ठीक है। विटामिन B1 के कारण क्या होता है? बेरी होता है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन D से क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अस्थियों का मुलायम होकर क्या होता है? मुड़ जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियाँ और दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियाँ और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लोहा की कमी से क्या होती है? और रक्तता होती है। लक्षण क्या है? कमजोरी है। प्रमुख संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा। अब एक वर्ड है यहाँ पर फसाई है, इसका मतलब होता है, ये एक इंडियन अति है। फसाई का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है। इसका क्या काम क्या होता है? तो यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये क्या है? लोगो है। ठीक है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन खनिजों को मिलाकर उसे पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ठीक है। तो इस चैप्टर का मुख्य सारांश हमारे पास क्या आया? हमने देखा कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व के नाम। तो हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त क्या होते हैं? तो भोजन में आहारी रेशे जल भी होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए, माने उससे रक्षा करने के लिए होती है। तो प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर में वृद्धि और रक्षा करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा ऊर्जा के लिए। ठीक है। विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जब हम उचित भोजन या संतुलित आहार नहीं लेंगे तो हमको क्या होगा? विशिष्ट रोग हो सकते हैं। ठीक है। या विकार उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है। अब हम अभ्यास को देखेंगे।